भारत ने चेन्नई में खेले गए पहले टेस्ट में बांग्लादेश को 280 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। टीम इंडिया के लिए कई सारे हीरोज रहे हैं, जैसे प्लेयर ऑफ द मैच रविचंद्रन अश्विन। इसके अलावा कई शतकवीर भी रहे हमारे। इन सभी विषय पर हम बात करेंगे अपने साथी अक्षत गौर से। खासकर जो दूसरा टेस्ट है जो कानपुर में खेला जाना है, इस पे भी हम बातचीत करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि क्या लगता है ओवरऑल कैसा प्रदर्शन रहा टीम इंडिया के? देखिए, टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन रहा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इंडिया ने डोमिनेट किया टेस्ट में। हालांकि पहली पारी में ज़रूर थोड़ा सा बैकफुट पे दिखे, लेकिन उसके बाद कमबैक किया। और यही दर्शाता है कि एक बड़ी टीम जो एडवर्स सिचुएशंस पे कमबैक करती है, तो इंडिया ने कमबैक किया और उसके बाद फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं। तो अच्छा प्रदर्शन किया और जाहिर है बहुत शुभकामनाएं टीम इंडिया को। तो कई सारे जैसा आपने बोला कि मैच के हीरोज रहे हैं, शतकवीर रहे हैं, जिसमें से रविचंद्रन अश्विन एक हैं। बैटिंग से कंट्रीब्यूट किया, 100 मारा, उसके बाद बॉलिंग से कंट्रीब्यूट किया। तो ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस टीम इंडिया की। चलिए, बात तो हुई कि कई सारे हीरोज रहे हैं, लेकिन सबसे जो मेन हीरो कौन रहा आपके हिसाब से? देखिए, जो मेन परफॉर्मर रहा वो तो रविचंद्रन अश्विन, लोकल बॉय चेन्नई के। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। टीम इंडिया, जैसा मैंने कहा कि बैकफुट पे थी, 150 रन के अंदर ही 6 विकेट थे पहली पारी में। तो उसके बाद स्टेप अप किया, अपने आप को आगे रखा, बैटिंग से कंट्रीब्यूट किया, जडेजा के संग पार्टनरशिप करी, सेंचुरी मारी। एंड देन उसके बाद फिर बॉलिंग से कंट्रीब्यूट किया, 6 विकेट लिए सेकंड इनिंग्स में। तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली बात थी और जाहिर है इसीलिए वो प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। तो सबसे बड़े हीरो तो अश्विन रहे। अश्विन की तो बहुत बात हो ही रही है। वैसे भी एक खिलाड़ी और है, वो है ऋषभ पंत। लंबे समय बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी करना, उसके बाद परफॉर्म करना, क्या किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान होता है? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं होता। ये तो बहुत, बल्कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो जिस तरीके की सिचुएशन में ऋषभ पंत थे। जो हादसा उनके संग हुआ, उसके बाद तो क्रिकेट फील्ड पे आना ही एक नामुमकिन सी बात लगती है। लेकिन पंत ने वो चीज़ करी, रिटर्न किया, आईपीएल खेला, उसके बाद वाइट बॉल खेला और अब टेस्ट क्रिकेट में बेहतरीन कमबैक, 100 मारा, शुभमन गिल के संग पार्टनरशिप करी। विकेट कीपिंग में बहुत अच्छा योगदान उनका हमेशा रहता है, अच्छे दिखे, जो जिनकी बात उतनी होती नहीं है। तो पंत जाहिर है ग्रेट कमबैक। पंत के लिए मुश्किल था क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि वाइट बॉल खेला, लेकिन उसमें भी उनसे रन नहीं निकल रहे थे। तो सीधा टेस्ट क्रिकेट में आके, जहां पंत को बहुत अच्छा माना भी गया है, तो वहां पे आके परफॉर्म करना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? देखिए, जैसा कहा कि पंत तो जाहिर है कि अच्छा खेला पंत ने, और ऐसी सिचुएशन में कमबैक करना मुश्किल होता है। तो पहले ही पारी में उन्होंने दिखा दिया था कि उनमें जो स्किल है। इनफैक्ट उससे पहले दिलीप ट्रॉफी में भी उन्होंने एक कमबैक इनिंग्स काइंड ऑफ खेली थी और एक फाउंडेशन रख दिया था आने वाले टेस्ट से पहले। तो अच्छी पारी मेरे हिसाब से। 2 शतकवीर की तो बात हो गई, एक अश्विन और दूसरे पंत। तीसरे शतकवीर रहे शुभमन गिल, उनकी भी बात होनी चाहिए थोड़ी बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। शुभमन गिल ने, अगेन शुभमन गिल एक बहुत अच्छे प्लेयर है। सेकंड इनिंग्स में खासतौर पे उनका अच्छा एवरेज रहा है, अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। चाहे वो गाबा टेस्ट की बात करें, चाहे वो अभी चेन्नई टेस्ट की बात करें, सेंचुरी मारी। और कहीं ना कहीं अपनी जगह वो पक्की करते जा रहे हैं उस पोजीशन पे। हालांकि उनको ओपनिंग में भी खिलाया जा चुका है और वहाँ पे भी इन्होंने डिसअपॉइंट नहीं किया है। तो शुभमन गिल इज़ अ क्लास प्लेयर और अच्छी परफॉर्मेंस की है। और जाहिर है कि उम्मीद फैंस की यही है कि वो आगे भी ऐसी ही परफॉर्मेंस करते रहेंगे। एक चीज़ और, शुभमन गिल ने दूसरी पारी में शानदार खेला। लेकिन जैसे विराट कोहली आउट हुए सेकेंड इनिंग में, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि कहीं ना कहीं गिल को भी बताना चाहिए था। इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हुआ, कंट्रोवर्सी हुई उस पर कि शुभमन गिल से उन्होंने पूछा कि भाई क्या लगता है डीआरएस को लेकर। और देखिए, एक रनिंग एंड से बताना एक नॉन स्ट्राइकिंग एंड से बहुत मुश्किल होता है। तो उन्होंने शायद यही देखा होगा कि लाइन क्या जा रही है, और लाइन तो सीधी जा रही थी। लेकिन अगर विराट कोहली का बैट लगा था तो मे भी शायद बैटर को सबसे ज़्यादा अंदाजा तो उसी को होगा कि बैट लगा है कि नहीं। तो उस कंट्रोवर्सी में तो आई डोंट थिंक गिल की कोई ऐसी गलती नहीं थी गिल की। भारतीय टीम की बात हो गई कि भारत ने शानदार खेल दिखाया मैदान पर और पहले टेस्ट को जीत लिया।
बांग्लादेश की टीम से कहाँ चूक हुई? बांग्लादेश की टीम से देखिए, पहले तो यही बात करें कि बांग्लादेश कॉन्फिडेंट थी। पाकिस्तान को वाइट वॉश करके आ रहे थे, तो जाहिर है कि उनमें उत्साह की कोई कमी नहीं थी, जो हमेशा देखा जाता है। और उनके कुछ प्लेयर्स ने ये भी बोला था कि वो इंडिया में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और वैसे ही परफॉर्मेंस देंगे जैसे पाकिस्तान में दी। लेकिन कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है और वो दिख गया। कमियों की बात करें तो सिचुएशन को कैसे कैपिटलाइज करना होता है ये सीखना पड़ेगा शायद। जैसे कि पहले बात करी हम लोगों ने कि 150 के अंदर 6 विकेट थे, तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया डाउन थी, तो और वो सेशन बांग्लादेश ने जीता था, तो बांग्लादेश को चाहिए था कि वो उस पर कैपिटलाइज करें और इंडिया को कम से कम रनों के अंदर ऑल आउट करें। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए, पार्टनरशिप नहीं रोक पाए, और उसके बाद तो फिर एक बार जब बड़ी टीम को आप मौका दे देते हो तो फिर वो दोबारा आपको गेम में लाती नहीं है। तो यही इंडिया ने किया। तो ये सबसे बड़ी कमी थी कि मौका आया लेकिन आप उसको भुना नहीं पाए। दूसरा, बैटिंग में भी कुछ खास योगदान नहीं रहा एक्सेप्ट देयर कैप्टन। सेकंड इनिंग्स में उन्होंने थोड़ा सा स्किल दिखाई लेकिन कोई साथ देने वाला नहीं था। टारगेट बहुत बड़ा था। मेरे हिसाब से तो बांग्लादेश की यही विक्ट्री है कि वो चौथे दिन तक मैच ले गए। चौथे दिन तक जाता नहीं, बट स्किल दिखाई उन्होंने, एक फाइट दिखाई, और तो मुश्किल था। हालांकि कमियां बहुत रही बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश के लिए भी कमियां रही और भारतीय टीम के लिए भी। आप कहेंगे कि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज जिस तरह से फ्लॉप ही हुए एक तरीके से दोनों ही इनिंग्स में, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, टॉप ऑर्डर काफी समय से कंट्रीब्यूट उतना नहीं कर रहा है जितना आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो। लेकिन नीचे के बल्लेबाज आपको मैच जिता के देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और पिछले कई मैचेस से यही हो रहा है। अश्विन हो गए, जडेजा हो गए, पंत हो गए, ये सारे बैटर्स पिछले कुछ मैचेस से स्टेप अप कर रहे हैं अपने आप को और परफॉर्म कर रहे हैं टीम इंडिया के लिए। तो ये तो सोचने वाली बात है, और आई एम श्योर कि टीम इंडिया भी इस विचार पे मंथन कर रही होगी कि क्यों टॉप ऑर्डर उनका उतना इफेक्टिव नहीं है। ये तो बात हो गई पहले मैच की। ऑफ कोर्स इंडिया ने शानदार जीत दर्ज किया। अब दूसरा मैच है जो कानपुर में खेला जाना है 27 सितंबर से। सबसे पहले तो टीम इंडिया ने इसके लिए अपने स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, चेंजेस करने चाहिए। चेंजेस जाहिर है कि चेंजेस देखिए तभी होते हैं जब कोई टीम कुछ गलत करती है या कुछ कमियां रह जाती है। ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि टीम सेम स्क्वाड या सेम कॉम्बिनेशन के साथ जाती है जब वो जीतती है। बिल्कुल, पहले भी ऐसे देखा गया है। तो कोई चेंजेस करने की आवश्यकता थी नहीं और उन्होंने किया भी नहीं। तो मेरे हिसाब से स्क्वाड सही है। और कानपुर एक लकी ग्राउंड रहा है इंडिया के लिए, और कानपुर के फैंस को उतना मौका मिलता नहीं है मैचेस देखने का। कभी कभी होते हैं मैचेस, तो देखने वाली बात होगी कि इंडिया कैसा करती है। तो स्क्वाड में तो कोई बदलाव नहीं है जाहिर है, लेकिन क्या प्लेइंग 11 में कोई बदलाव देखने को मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है। लोकल बॉय कुलदीप यादव को मौका मिल सकता है। पहले टेस्ट में उनको मौका नहीं मिला, तो कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको लेकर। हालांकि जिस तरीके की कंडीशंस थी उनको देखते हुए पेसर्स को लाना जरूरी था चेन्नई टेस्ट में। लेकिन कानपुर में ऐसा होता नहीं है। कानपुर की जो पिच है वो थोड़ी सी स्लो रहती है, बैटर्स के लिए सही रहती है, लेकिन फास्ट बॉलर्स के लिए उतना कुछ होता नहीं है कानपुर के पिच में। स्पिनर्स के लिए अच्छी रहती है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कुलदीप यादव को अगर हम देखें प्लेइंग 11 में, तो आप बाहर बेंच पे किसको बिठाएंगे? ये तो बड़ी समस्या वाली बात होगी कि बेंच पे किसको बैठाएंगे। मेरे हिसाब से आकाशदीप को रेस्ट दे सकती है टीम। और या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर वर्कलोड मैनेज करना है तो शायद बुमराह या सिराज में से कोई एक को भी रेस्ट दिया जा सकता है। अच्छा, और बल्लेबाजों की बात करें, जैसे हमने पहले भी आपसे बोला कि टॉप ऑर्डर के जो बैटर हैं वो कुछ खास नहीं कर सके हैं। अगले मैच में हम परफॉर्म करते देखेंगे, खासकर विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों को। हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए, उनमें कोई ऐसा तो है नहीं क्रिकेट खत्म हो गई। जाहिर है बची हुई है, क्रिकेट काफी बची हुई है। हालांकि फैंस उम्मीद ज्यादातर यही लगाए हैं कि बीजीटी में वो आने वाली कैसा परफॉर्म करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बांग्लादेश के खिलाफ परफॉर्म ना करें। तो आप देख सकते हैं, शायद हो सकता है वो अच्छा परफॉर्म करें और फैंस को वो एक खुशी का मौका जरूर दें। अगर वर्कलोड मैनेज की बात करें तो आप क्या देख रहे हैं कि सिराज और बुमराह दोनों बाहर बैठे और अक्षर और कुलदीप आ जाए टीम में? हाँ, ये हो सकता है कॉम्बिनेशन, ये क्योंकि वर्कलोड मैनेज। या फिर आप एक और फास्टर जो है यश दयाल, आप उनको ले आए टीम में?
हाँ बिल्कुल हो सकता है। देखिए अगेन ये तो वही है कि मैनेजमेंट कैसे सोचता है इन सब चीज़ों को लेकर। और चूंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बहुत बड़ी एक सीरीज है आने वाले टाइम में, और इंडिया चाहेगी कि उनके जो मेन प्लेयर्स हैं वो तैयार रहें, खास तौर पे बॉलर्स, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में फास्ट बॉलर्स के बिना तो आप कोई टूर्नामेंट जीत नहीं सकते हैं। तो मे भी शायद ऐसा हो भी सकता है कि बुमराह और सिराज दोनों को रेस्ट दिया जाए और आकाशदीप के संग यश दयाल परफॉर्म करते दिखें और इधर से कुलदीप भी आ जाए। मे भी शायद आप अश्विन को भी रेस्ट दे सकते हैं, हालांकि अश्विन ओवरसीज में उतना खेलते नहीं है, लेकिन इतने सारे चेंजेस तो मुश्किल है। मेरे ख्याल से एक आध चेंज जरूर हो सकता है। कुलदीप को लाया जा सकता है। कुलदीप को जरूर लाया जा सकता है। आखिरी सवाल है मेरा कि क्या प्रेडिक्शन है आपके बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी टेस्ट को लेकर? टीम इंडिया कितने दिन में जीत रही है? देखिए यूजुअली कानपुर में तो 3 दिन में मैचेस खत्म हो जाते हैं। चेन्नई में भी ऐसा ही होता है, लेकिन चेन्नई में चौथे दिन लग गया मैच। तो बांग्लादेश के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर बांग्लादेश अच्छा परफॉर्म करती है तो मे भी शायद 5 दिन तक भी टेस्ट चले, हालांकि कानपुर में ऐसा होता नहीं है। और आजकल के दिनों में टेस्ट मैचेस ड्रॉ भी नहीं होते हैं, रिजल्ट आता ही है। तो इंडिया कॉन्फिडेंट है, इंडिया जीत सकती है मैच, और मे भी शायद, मतलब मेरे हिसाब से तो 3 दिन में खत्म हो जाएगा मैच। आपको क्या लगता है? बिल्कुल होने भी चाहिए, 3 दिन में ही खत्म। कई सारी चीज़ें हैं, देखना होगा कि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज क्या करते हैं आखिरी टेस्ट में। एक चीज़ और है कि कौन सा प्लेयर, जैसे अश्विन प्लेयर ऑफ द मैच बने, दूसरे मैच के प्लेयर ऑफ द मैच कौन होंगे आपके हिसाब से? देखिए अगेन डिपेंड करता है। अगर टॉप ऑर्डर चल गया तो मे भी शायद आप देख सकते हो विराट को, रोहित को, अगर उन्होंने सेंचुरी मार दी। और अगर टॉप ऑर्डर उतना नहीं इफेक्टिव रहा तो अगेन मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर में से कोई एक या कोई एक्सेप्शनल बॉलिंग कर ले, जैसे कुलदीप यादव हैं। मे भी अगर उनको मौका मिले तो वो शायद उनके पास ये एक अपॉर्चुनिटी हो कि वो एक जवाब दे सकें कि भाई मुझे आपको चेन्नई में भी खिलाना चाहिए था। मे भी उनके पास ही एक मौका है कि दोनों ही इनिंग्स में वो शायद 5 ले जाएं और उससे ज़्यादा विकेट्स ले जाएं। तो कई सारे उम्मीदवार हैं, जिसमें से मेरे हिसाब से कुलदीप यादव एक हैं, क्योंकि लोकल बॉय हैं, उनसे बेहतर कानपुर को कोई जानता नहीं है। तो वो एक व्यक्ति हैं। डिपेंड करेगा कि वो टीम में रहेंगे या नहीं, प्लेइंग 11 में। तो कुलदीप है। अश्विन ने पिछली सीरीज जो बांग्लादेश के खिलाफ हुई उसमें भी काफी शानदार प्रदर्शन किया था, तो इस आधार पर भी कुलदीप को एक चांस तो देना बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जाहिर है टीम इंडिया ने अपना दबदबा कायम करते हुए पहला टेस्ट 280 रनों के बड़े अंतर से तो जीत लिया। अब सबकी निगाहें हैं दूसरे टेस्ट पे, जो 27 सितंबर से कानपुर में खेला जाना है। फैंस को यही उम्मीद है कि भारतीय बल्लेबाज खासकर विराट कोहली और रोहित शर्मा बड़ी इनिंग्स खेले। देखना यही होगा कि कानपुर में क्या होता है और कितने दिन में टीम इंडिया मैच जीत पाती है। तब तक के लिए आप बने रहिए क्रिकेट टाइम्स के साथ।